हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। एक बार मुझे बताएं, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम आज की क्लास को शुरू कर लें। बहुत दिनों से आप लोगों से रूबरू नहीं हुआ था, आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ। पेपर बहुत नज़दीक है, चाहे आप यूपी पीसीएस देख लीजिए, चाहे बीपीएससी देख लीजिए, चाहे आरओ कुछ दिन बाद होने वाला है यूपी में। सभी साथी इन बातों को जानते हैं कि हम क्या डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश और बीपीएससी को लेकर के हम हमेशा डिस्कस करते रहे। इकोनॉमी आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार मुझे कंफर्म करें ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम आगे बढ़ें। जल्दी से मुझे बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? जल्दी से मुझे बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है तो फिर आज के सेशन को हम सभी यहाँ पर एक सेकेंड, सभी साथी सभी साथी बता दीजिए। एमसीक्यू है, एमसीक्यू है। क्या नाम है बच्चे? देव कुमार जी। सर आप यूपी चलिए आप पीछे की क्लासेस में जाकर के देख लीजिए, पीछे की क्लासेस में जाकर के देख लीजिए। कई सारे चैनल पर जिस विषय के लिए आप कह रहे हैं ना, आप जो भी कह रहे हैं सबके लिए उपस्थित है। आप वहाँ पर जाकर के जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं वहाँ से इकोनॉमिक्स की क्लासेस हैं। बाय द वे ये सभी के लिए उपयोगी हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, बट ये पीएससी फोकस्ड है। चूंकि एक्सप्लेनेशन हमारा बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से मैं इसको पीएससी फोकस करके चलूँगा। चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम को लेकर के यहाँ पर हम चलेंगे। सर चलिए देव कुमार जी, मैंने बोल दिया, आप सुन लिए, ठीक है? मैंने बोल दिया, आप सुन लिए, बार बार एक ही चीज़ को पूछेंगे। चलिए मेरे प्यारे साथी, एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, चलिए आपका पहला प्रश्न है, हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। एकदम शुरू से लेकर के चलेंगे, एकदम शुरू से लेकर के चलेंगे, पूरी इकोनॉमी को डिस्कस कर लेंगे हम सभी, ठीक है? चलिए पहला प्रश्न आपके सामने बड़ा अच्छा सा है, चलिए बता दीजिए। कह रहा कि आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू कृषि क्षेत्र की निरंतर वृद्धि, धन के संकेंद्रण की रोकथाम से कम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय आय की निरंतर वृद्धि से, किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि से। इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू, बताइए जरा। तो बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, सभी साथी इस प्रश्न को देख रहे होंगे, जवाब दीजिएगा सभी साथी, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए, जब हम एक शब्द यहां पर देख रहे हैं प्यारे साथियों, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी इकोनॉमिक आर्थिक समृद्धि, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप अर्थव्यवस्था पढ़ रहे होते हो तो इस शब्द का बड़ा मीन होता है, बड़ा मतलब होता है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, जब मैं यहां पर दो शब्दों को एक्सप्लेन करूं, जैसे मैं इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता हूं, जब मैं इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा सभी साथी, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? क्या डिफरेंस है साथी, मुझे बताइएगा। सभी साथी यहां पर बताइए, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है? जब मैं इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक समृद्धि की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी अर्थव्यवस्था की क्या परिमाणात्मक विकास के बारे में हम कह रहे हैं। परिमाणात्मक विकास का मतलब क्या है? मात्रात्मक विकास। हम मात्रात्मक विकास का मतलब ये होता है कि उस देश की जीडीपी में वृद्धि हो जाए, उस देश की जीएनपी में वृद्धि हो जाए, उस देश की एनएनपी में वृद्धि हो जाए, उस देश की पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हो जाए। हम इसकी बात कर रहे हैं। बस हम जब ग्रोथ की बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स के ही बारे में बात करते हैं कि हाँ इसकी वृद्धि हो जाए, इसी को हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। प्यारे साथियों, जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ों को एक डायमेंशनल तरीके से बताता है। क्या बताता है? आर्थिक वृद्धि की बात, आर्थिक विकास की जब बात करते हैं तो आर्थिक विकास जो शब्द है ना, ये काफी बड़ा शब्द है, ये अपने आप में कई सारी चीजों को समेटे हुए है। जैसे ये क्या बताता है कि किसी अर्थव्यवस्था के परिमाणात्मक विकास के साथ साथ किस प्रकार के विकास की बात की जा रही है?
गुणात्मक विकास की भी स्थिति को देखा जाए, गुणात्मक विकास की स्थिति के बारे में। अब परिमाणात्मक विकास का मतलब उस अर्थव्यवस्था में जीडीपी भी बढ़े, जीएनपी में भी वृद्धि हो, पर कैपिटा इनकम में भी वृद्धि हो, यानी वो ऑल एंड ऑल यहां जो विकास हो रहा था वो यहां पर देखने को मिलेगा। नमस्कार बेटा, नमस्कार। हाँ सोनल जी और सभी साथी, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, बड़े दिन बाद आपसे रूबरू हो रहा हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी साथी, ध्यान दीजिएगा, जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, हम सबकी बात यहां पर कर रहे हैं। तो ये चीज तो आपको परिमाणात्मक विकास में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही साथ आप यहां पर देखें गुणात्मक विकास की जब बात करते हैं तो गुणात्मक विकास क्या होता है हम आपको यहां पर बताएं। आप पैसा कमाइए, ऐसे समझिए, आप पैसा कमाइए, लेकिन साथ ही साथ ये भी करिए कि आप अपनी शिक्षा पर भी ध्यान दे लीजिए, आप अपनी शिक्षा पर भी ध्यान दे लीजिए, आप अपने सामाजिक विकास पर भी ध्यान दे लीजिए, आप अपने सामाजिक विकास पर भी ध्यान दे लीजिए। साथ ही साथ आप एक काम कर लीजिए, आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम यहां पर आपसे क्या कह रहे हैं, आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे लीजिए। आप शिक्षा पर बात कर लीजिए, सामाजिक विकास के बारे में बात कर लीजिए, स्वास्थ्य के बारे में बात कर लीजिए, खान पान के बारे में बात कर लिए, और साथ ही साथ हम यहां पर क्या, लोगों की जीवन प्रत्याशा भी बढ़ा दिए। यहां पर जीवन प्रत्याशा भी जब बढ़े, यानी जब लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़े, जब लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़े, तब हम क्या कहते हैं कि उस अर्थव्यवस्था के अंदर क्या हमें विकास देखने को मिल रहा है। विकास और वृद्धि दो अलग अलग शब्द हैं। विकास बड़े सा डायमेंशन को दर्शाता है, जबकि वृद्धि एक छोटे डायमेंशन को दर्शा रहा है। वृद्धि सिर्फ परिमाणात्मक विकास को दर्शा रहा है, और विकास जो है वो दोनों स्थिति यानी गुणात्मक विकास के बारे में भी बात कर रहा है और परिमाणात्मक विकास के बारे में भी बात कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, एक बार मुझे बता दीजिए कि आपको ये बात समझ में आई जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए बच्चा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र में निरंतर वृद्धि नहीं, धन के संकेंद्रण की रोकथाम नहीं, कम से कम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय आय की निरंतर वृद्धि। 2 वर्षों का क्या लॉजिक होता है? देखिए जीडीपी की ग्रोथ की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं बच्चा, जीडीपी ग्रोथ में 1 वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादन होता है। जीएनपी की बात करते हैं तो 1 वर्ष में किसी देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादन होता है। पर कैपिटा इनकम का जब देखते हैं तो हम 1 वर्ष में लोगों की आय की बात करते हैं। तो यहां पर 2 वर्ष का कहां से सीन है? कहीं पर 2 वर्ष का कोई बात ही नहीं। तो ऑप्शन ये सीधा सीधा गलत। किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि में, दिस इज करेक्ट। एक्चुअली ये बताने की कोशिश कर रहा है ये बताने की कोशिश कर रहा है बहुत क्या नाम है कि किसी अर्थव्यवस्था के मात्रात्मक विकास को कैसे दर्शाया जा सकता है। समझ पा रहे हो बच्चा? समझ पा रहे हो? चलिए ध्यान से देखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस इंक्रीज इन रियल इनकम पर कैपिटा इन एन इकोनॉमी। चलिए आगे देखें अगला प्रश्न बच्चा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। चलिए देखिए बच्चा, हम बहुत प्रश्न कराने पे नहीं, एक्सप्लेनेशन बहुत मैटर होता है। किसी एक प्रश्न के माध्यम से हम 4-5 प्रश्न एक्सप्लेन करते हैं, ये आप बहुत अच्छे से भली भांति जानते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? इंडियन इकोनॉमी कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन विच वर्ड्स? आप बड़े अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ऐसी बात है, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। चलिए मैं आपको बताऊं, जब हम पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो ये क्या बतलाता है? माय डियर फ्रेंड्स प्लीज एक्सप्लेन। इफ एनीवन knows about what is the meaning of capitalistic economy, please tell me। अगर किसी को पता हो कि भाई क्या होता है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था तो बताएं। देखिए जब हम पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हम ऐसी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं जिसमें बाजार की शक्तियों पर सरकार का नियंत्रण न्यूनतम होता है, या फिर हम कह लें कि नहीं होता है। बाय द वे कोई भी अर्थव्यवस्था आज के डेट में ना तो पूरी तरह से पूंजीवाद होती है ना तो समाजवाद होती है। हर अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं सरकार की हिस्सेदारी, कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की स्थिति देखने को मिलती ही मिलती है। what I'm trying to tell, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का मतलब जो होता है वो क्या होता है? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कोई अर्थव्यवस्था जिसमें बाजार की शक्तियों पर नियंत्रण पूंजीपतियों का हो, सरकार का
ना हो, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें बाजार की शक्तियों पर सरकार का नियंत्रण न्यूनतम हो। दोनों बात एक ही कह रहा हूं, ठीक है, दोनों बात मैं एक ही कह रहा हूं। एक पहली बात कह रहा हूं जिसमें सरकार का बाजार की शक्तियों पर नियंत्रण ना हो, दूसरा मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें बाजार की शक्तियों पर पूंजीपतियों का कंट्रोल हो, नियंत्रण हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जहां पर पूंजीवाद अर्थव्यवस्था होती है, ध्यान दीजिएगा, जहां पर पूंजीवाद अर्थव्यवस्था होती है वहां पर बाजार में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, जहां प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक होती है। जहां पर भी आपको बाजार में कंपटीशन दिखे, बहुत ज्यादा कंपटीशन दिखे, इसका मतलब है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं पूंजीवाद का अंश जरूर है। जिस अर्थव्यवस्था में कंपटीशन बहुत ज्यादा होती है वो पूंजीवाद का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो आप बताओगे सर दिस वन इज करेक्ट, सॉरी पूंजीवाद का मतलब ये है कि जहां पर पूंजीपतियों का बाजार में नियंत्रण हो। दूसरा क्या कह रहा है समाजवादी ऑप्शन, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ऐसा होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर बाजार की शक्तियों पर बाहरी लोगों का कोई कंट्रोल ना हो, सिर्फ सरकार नियंत्रण कर रही हो, सिर्फ सरकार बाजार को नियंत्रित कर रही हो। अब मेरे प्यारे साथियों मुझे आप बताइए, बाजार कौन सी ऐसी अवस्था होता है, बाजार की कौन सी ऐसी अवस्था होती है जिसमें सरकार ही सब कुछ नियंत्रण करती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे भारत के अंदर ऐसा जगह बताइए जहां पर पूंजीपतियों का नहीं चलता, सरकार उसको नियंत्रण करती है। बताइए कोई ऐसा जगह जहां पर भारत के अंदर कोई भी बाहरी प्राइवेट सेक्टर इंटरफेयर नहीं करता, गवर्नमेंट ही सब कुछ कंट्रोल करती है। जैसे अगर मैं कहूं बेरोजगारी भत्ता, टेल मी गाइस, अगर मैं कह रहा हूं कि भारत में बेरोजगारी भत्ता कौन दे रहा है, सरकार दे रही, कोई प्राइवेट कंपनी तो दे नहीं रही, तो इसका मतलब क्या है कि बेरोजगारी भत्ते का जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं ये समाजवाद को प्रेजेंट करता है। हमारे देश में इसका मतलब समाजवाद भी है। और अगर मैं पूंजीवाद का आपसे उदाहरण पूछूं तो बताओ, पूंजीवाद का उदाहरण आप देख लो, अंबानी, अडानी, टाटा, ये सब क्या है, ये पूंजीपति हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे बाजार में बहुत सारी चीजों को नियंत्रित करते हैं। आपसे मैं कहूं कि भारत में एक जगह बताइए जहां पर पूंजीपतियों का नियंत्रण है, बताइए जरा कहीं पर भारत में पूंजीपतियों का नियंत्रण। बिल्कुल, पीएम किसान, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बच्चा, पीएम किसान भी क्या है, सरकार के द्वारा नियंत्रण, कोई प्राइवेट कंपनी इसको कंट्रोल नहीं कर रही है। अब जब हम ये बात कह रहे हैं कि सरकार इसको नियंत्रण नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए सरकार, समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूरी तरह सरकार सब कुछ कंट्रोल करती है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यहां पर पूंजीपति बाजार को कंट्रोल करते हैं, पूंजीपति बाजार को कंट्रोल करते हैं। परंपरागत अर्थव्यवस्था की जब बात करें तो इसमें क्या है, परंपरागत अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि जो आप बैलेंस तरीके से किसी एक अर्थव्यवस्था को लेकर चल रहे हैं, चाहे आप पूंजीवाद लेकर चल रहे हैं चाहे समाजवाद। अब हम जब मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो यहां पर दो बातें आपको एक साथ देखने को मिलेंगी, जहां पर समाजवाद और पूंजीवाद दोनों को देखने को मिले। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों ही देखने को मिलता है। एक बात बताओ बच्चा, एक बात बताओ मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं कह दूं कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, तो आपने बता दिया कि जहां पर बाजार की शक्तियों पर सरकार का हस्तक्षेप ना हो, और यहां पर भी आपने बताया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी है जिसमें सरकार पूरी तरह से कंट्रोल कर रही हो। हमारे देश में दोनों स्थिति देखने को मिलती है। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश में क्या भारत में पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का अंश है, आप कहोगे यस सर, राइट नाउ वी आर सीइंग कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज फॉर्मेशन इन इंडिया। अगर हम अपने देश के अंदर देखें तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की स्थिति हमें देखने को मिलती है। और हम अगर समाजवाद की बात पूछें तो दोनों। अब एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में पूंजीवाद की बात करें, जैसे जियो कंपनी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जियो कंपनी को आप बड़े अच्छे से जानते हैं। टेल मी गाइस, अगर मैं जियो कंपनी की बात कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, 2016 में जियो कंपनी आई थी, याद है आप सभी साथियों को, 2016 में जब जियो कंपनी आई थी तो ये क्या की थी, पहले भारत में क्या हुआ करता था कि रिचार्जेस बहुत महंगे हुआ करते थे, या आपको याद है रिचार्ज हमारे देश में बड़े महंगे हुआ करते थे। जियो कंपनी आई, एक साल के लिए पूरा रिचार्ज फ्री कर दी। डू यू रिमेंबर गाइज, आपको याद है ये बात, जब
मतलब सर इसने क्या किया, पूरी तरह से कॉलिंग फ्री कर दी, नेट भी फ्री कर दिया 1 साल के लिए। एक बात बताओ, जो कंपनीज उसी से अपना सर्वाइवल तय कर रही थी, जो कंपनीज अपने जीवन का निर्वाह उसी से कर रही थी, अपने कर्मचारियों का निर्वाह उसी से कर रही थी, डेटा से ही सब कुछ कर रही थी, यानी अपने जो भी उनका टेलीकॉम सेक्टर चल रहा था उसी के माध्यम से कर रही थी, तो वो तो बर्बाद हो गई ना। जैसे यूनिनॉर याद है आपको, एयरसेल याद है आपको, डोकोमो याद है आप सभी को, वोडाफोन हच याद है आप सभी को, याद है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी का, या तो किसी का एक्विजिशन हो गया, या तो कोई किसी के साथ मिल गया, या तो वो बंद हो गया। लाइक आप यूनिनॉर देखिए बंद हो गया, एयरसेल मर्जर हो गया, आइडिया वोडाफोन के साथ हो गया, एयरटेल और बीएसएनएल ऐसा नेटवर्क रहा जो किसी के साथ मर्जर नहीं बना। एयरटेल और बीएसएनएल जो था, चूंकि इनका बैकअप बहुत अच्छा था, इनके कनेक्शंस अच्छे थे, इस वजह से ये बचे रह गए, सरवाइव कर गए। बाकी और कंपनियां कहाँ हुई, डूब गई। तो सरकार को इस पर नियंत्रण करना चाहिए था ना, कि भाई बाजार को आप थोड़ी ना कंट्रोल कर रहे हो, बोलो। और कंपनियों के लिए सरकार को सोचना चाहिए कि भाई देखो ये गलत है और लोगों को नुकसान होगा आपकी वजह से और लोगों को नुकसान होगा, ये बात आप समझिएगा। तो सरकार इसमें क्या कर रही है, इसी चीज को सरकार यहां पे जब हस्तक्षेप नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि सरकार जो लोगों के लिए जरूरी चीज है उसमें हस्तक्षेप कभी कभी नहीं करती है। ध्यान दीजिएगा, सरकार जो लोगों के लिए जरूरी चीज है उसमें हस्तक्षेप नहीं करती। तो हमें यह भी देखने को मिला कि पूंजीवाद है। अब समाजवाद का हम उदाहरण आपको बता दिए कि भाई चलो बेरोजगारी भत्ता है, आप कह लो पेंशन, आप सरकार के लिए काम कर रहे थे, आप अभी नहीं काम कर रहे, सरकार आपको पेंशन दे रही है, ये सरकार कहीं ना कहीं अपने ऊपर बर्डन उठा रही है ना, आपके बारे में सोच रही है ना, बोलो, आपके बारे में सोच रही है ना। आप कहोगे बिल्कुल सर, सरकार हमारे बारे में सोच रही है, जो लोग काम नहीं कर रहे उनके लिए भी मदद करने की कोशिश करती है। सरकार आपको छात्रवृत्ति देती है, जबकि सरकार को नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए, ठीक है, क्यों नहीं देना चाहिए, अब आप ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि आपने पढ़ाई की, उसका पैसा दीजिए। आप कोई सेवा लेते हैं तो उसका पेमेंट करते हैं ना, आप कोई सेवा लेते हैं तो उसका पेमेंट करते हैं। तो इसका मतलब है कि सरकार को इस चीज में, सरकार ये सब क्या कर रही है, हमारे आपके लिए कुछ काम कर रही है। समाजवादी का मतलब समाज में रहने वाले लोगों के लिए सरकार के द्वारा की गई कवायदे, यानी किए गए कार्य। तो आप बता दोगे कि सर हमारे यहाँ दोनों ही अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक बात आप मुझे बताइए, चलिए, अगर मैं कहूं फादर ऑफ, मुझे आप सभी बताइए, फादर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, फादर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सभी साथी बताएं, यहां पर कमेंट करके बताइए। यानी पूंजीवाद के जनक कौन है, सभी साथी यहां पर बताएं। फादर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, सभी साथी बताएं। फादर ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी, चलिए बताइए, फादर ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी। मेरे प्यारे साथियों आप बताइए क्या होगा फादर ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी। हम आपसे यहीं पर पूछें फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, सबके नाम बताइए। तो मिक्स्ड इकोनॉमी, सबके नाम बताइए। ये बहुत बेसिक प्रश्न है, इनसे ये मतलब ये वनडे के एग्जाम्स में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। बाय द वे हमारे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फादर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का बात जब करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं सर एडम स्मिथ। कौन बच्चा, एडम स्मिथ यहाँ पर हो जाते हैं। मैं अगर आपसे सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात कर लूँ, सोशलिस्टिक इकोनॉमी के कौन है, तो आप बता दोगे सर यहाँ पर कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। कार्ल मार्क्स, कौन बच्चा, कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। मैं अगर आपसे कहूँ फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी कौन है, तो बताइए फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, तो आप बताओगे सर जेएम कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स, जेएम कीन्स को क्या कहा जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी का फादर कहा जाता है। तो ये अलग अलग कहीं कुछ किताबों में मैं आपको बताऊं मिक्स्ड इकोनॉमी के भी फादर एडम स्मिथ को कह दिया गया, लेकिन जो गलत है वो गलत है। यहाँ पर कौन है आपका, जेएम कीन्स को फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। चलो ये बात तो आपको बड़े अच्छे से पता चल गई। अगले प्रश्न पर चले। भारत की कौन सी अर्थव्यवस्था है सोशलिस्ट, सम्मिश्रित, कैपिटलिस्टिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप जस्ट बताएंगे सर हमारे यहाँ
दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं देखने को मिलती है। गुड इवनिंग बच्चा, सभी को नमस्कार। चलिए एक बात मुझे और बताइए, जैसे मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित है, वाई इंडिया चूज एन मिक्स्ड इकोनॉमी, मुझे आप सभी बताइए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का चुनाव क्यों किया? वाई इंडिया चूज एन मिक्स्ड इकोनॉमी, टेल मी गाइज, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों है? मुझे आप सभी बताइए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू चूज द मिक्स्ड इकोनॉमी? बताओ क्या रीजन है भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का चुनाव किया? कोई ऐसा है बच्चा जो बता सके क्यों चुनाव किया गया था? भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का चुनाव क्यों किया जब देयर वाज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एंड सोशलिस्टिक इकोनॉमी, जब दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं ऑलरेडी थी, उपलब्ध थी? व्हाई इंडिया चूज एन मिक्स्ड इकोनॉमी? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आप सभी साथी बताओ। देखो दो रीजन थे। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या क्या रीजन था, पहला आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर रीजन था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब बीता है तो एक बात बताओ कौन कौन सी दो बड़ी शक्तियां उभर करके आई थी? आपको मैंने बताया था, अगर आप मेरे से कभी पहले पढ़े हो तो आप निश्चित रूप से जानते होंगे। मैंने आपको बताया था कि देखो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से दो अर्थव्यवस्थाएं उभर करके आई। पहला आपका यूएसए किस अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट कर रहा था? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को प्रेजेंट कर रहा था। डू यू रिमेंबर? आपको ये बात पता है यूएसए किस अर्थव्यवस्था को प्रेजेंट कर रहा था? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को यह प्रेजेंट कर रहा था। यानी ये जो अर्थव्यवस्था है ये पूंजीवाद को प्रेजेंट कर रहा था। और अगर मैं यहीं पर यूएसएसआर की बात करूं, यानी रसिया की बात करूं, उस टाइम वो किसको प्रेजेंट कर रहा था? तो आप बताओगे सर ये प्रेजेंट कर रहा था समाजवादी यानी सोशलिस्टिक इकोनॉमी को ये प्रेजेंट कर रहा था। आपको याद है? यानी ये समाजवाद को प्रेजेंट कर रहा था। कौन बच्चा? यूएसएसआर और यूएसए अलग अलग अर्थव्यवस्था को प्रेजेंट कर रहे थे। हम किस अर्थव्यवस्था को जस्ट छोड़ के उठे थे? बताओ जरा। चलिए सभी को नमस्कार। चलिए बताइए, हम जब आजाद हुए थे 1947 में, जब हम आजाद हुए थे तो हम किस अर्थव्यवस्था को छोड़ के निकले थे? कोई बताएगा मुझे? हम जब आजाद हुए थे हम किस प्रकार की अर्थव्यवस्था से ग्रस्त थे? आप बताओ कि सर इंग्लैंड पूंजीवाद को बहुत ज्यादा इंग्लैंड जो था वो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को प्रेजेंट करता था। डू यू रिमेंबर? आपको याद है ये बात कि इंग्लैंड जो है हम जब आजाद हुए तो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो शुरुआत तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी के साथ शुरू करना था। देखो अंग्रेजों ने, कहा जाता है कि अंग्रेजों ने हमको पूरी तरह से निचोड़ के रख लिया था, हमारे पास कुछ बचा नहीं था। आप देखो आज हम 1947 की जब बात करते हैं तो एक घटना हुई थी हमारे साथ। हम जब आज़ाद हुए थे, जैसे 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए, 15 अगस्त को आज़ाद हुए, कुछ ही दिन पहले 14 अगस्त को कौन आज़ाद होता है? हमारा छोटा भाई कौन? हम ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। आपको याद है पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है, याद है आपको? और हम 15 अगस्त को आज़ाद होते हैं। तो एक बात बताओ, जब हम आज़ाद हुए तो जब कोई अलग होगा तो उसका भी तो कुछ हिस्सा बनता है, उसका भी तो हमसे अलग होने पर हिस्सा बनता है। आपको पता होगा कि गांधी जी इसके लिए बहुत ज़्यादा वो भी कर दिए थे कि भाई वो भी हमारे छोटे भाई हमसे अलग हो रहे हैं, उनको पैसा चाहिए, उनको धन चाहिए, उसके लिए वो धरना वरना दे रखे थे। आपको पता होगा, पढ़े होंगे आप सभी, इतिहास में जरूर से पढ़े होंगे आप सभी साथी। ध्यान देना ध्यान से देखना। तो अगर पाकिस्तान और भारत दो अलग अलग टाइम पर, मतलब उसी टाइम पर आजाद हो रहे हैं, तो जब कोई अर्थव्यवस्था अगर स्वतंत्र रूप से ओपन होती है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? पैसा। तो अगर 47 में ये आजाद हुआ था तो गांधी जी ने कहा भैया इनको भी पैसा चाहिए, इसके लिए प्रॉपर धरना वरना हुआ था। आपको बताया मैंने, भारत भी तो आजाद हुआ था। अब दोनों के लिए भारत के पास जो अपनी संचित निधि थी उसमें से वो पाकिस्तान को कुछ पैसा दिए। अब क्या हुआ, हमारे पास क्या होगा? पैसे की कमी हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पैसा था उसका कुछ हिस्सा तो हमने पाकिस्तान को भी दे दिया। अब हमारे पास ना तो बहुत पैसा है, ध्यान दीजिएगा,
ना तो बहुत पैसा है और ना ही हमारे पास पैसे वाले लोग। अब ध्यान से समझना, जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में पैसे वाले लोग होते हैं और समाजवाद अर्थव्यवस्था में पैसे वाला देश होता है। मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि जब पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की बात की जाएगी तो उस अर्थव्यवस्था में पैसे वाले कुछ इकोनॉमिस्ट होंगे, यानी पैसे वाले लोग होंगे उस अर्थव्यवस्था के अंदर। ध्यान देना, पैसे वाले लोग होंगे उस अर्थव्यवस्था में। और हम जब समाजवाद की बात करते हैं तो समाजवाद अर्थव्यवस्था में क्या देखने को मिलता है, उस देश के पास बहुत पैसा होता है। समाजवाद अर्थव्यवस्था आप ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट कर सकते। जैसे अगर हमसे कह दिया जाए कि हम किसी एक अर्थव्यवस्था को क्यों नहीं चुने, क्योंकि ना तो हमारे पास पैसे वाले लोग थे। आपको पता होगा जब हम 8 उद्योगपतियों के बारे में बात करते हैं, हमारे देश में 5 से 10 उद्योगपति रह ही गए थे, तो हम उन उद्योगपतियों के भरोसे देश को चला ले जाते क्या कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को हम लेकर के चलेंगे? और अगर हम आपसे कहें कि समाजवाद क्यों नहीं लेकर के चले, हम आजाद हुए थे, हमको ये नहीं पता था कि हमारी टेरिटरी कितनी है, हम भैया हैदराबाद पुलिसिया कार्रवाई से एडजस्ट कर रहे हैं, हम उधर कश्मीर को एडजस्ट कर रहे हैं, हम सारे पूरे भारत को एक क्या कर रहे हैं, कंसोलिडेशन, मतलब उसको एक मैप सेट कर रहे हैं कि ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है, हम उधर मतलब ईस्ट साइड के चीज़ों को हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि हम किस प्रकार के लोगों से भरे पड़े हैं? हमारा देश, कहा जाता है ना कि दुनिया के सबसे वैविध्य तरीके के लोग अगर देखने हो तो भारत चले आइए। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे? यहाँ पर आपको छत्री देखने को मिलेंगे, ब्राह्मण देखने को मिलेंगे, वैश्य देखने को मिलेंगे, SC ST सब देखने को मिलेंगे। और किसी देश में ये सिर्फ देखने को नहीं मिलता। ये अंग्रेज जो बना के चले गए कि भैया ये क्या है, ये छत्री हैं, ये फलाने हैं, ये ढिमकाने हैं, दुनिया भर की चीजें वो करके चले गए। अब उसको झेलना हमको है। अब इनके बावजूद हमारे समाज में क्या था, छोटी जात के जो लोग थे वो बहुत दबे कुचले थे, बहुत नीचे थे, उनको ऊपर लेकर के आना था। तो अगर उनको ऊपर के लेकर के आना है तो हम पूंजीवाद अर्थव्यवस्था तो लेके शुरू ही नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज जिस अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद होती है, उस अर्थव्यवस्था में जो वर्कर्स होते हैं, जो छोटे तबके के लोग होते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। अब आप कहोगे सर कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में कर्मचारियों का एक्सप्लॉयटेशन, द मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, ये कहां पर होता है? तो आप बताओगे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे ज्यादा क्या लोगों का, यानी कर्मचारियों का एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण, उनका शोषण देखने को मिलता है। तो हम बहुत सोच समझ करके इस बात को डिसाइड किए कि हम अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनने जा रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या होना चाहिए। हम अगर पूंजीवाद चुनेंगे तो हमने चूंकि अंग्रेजों को देख रखा था पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के कंसेंट में, तो हमने डिसाइड किया नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू चूज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जस्ट बिकॉज अगर हमने चुना तो हमें बड़ी सारी चीजें देखने को मिलेंगे और बड़ा विवाद उत्पन्न हो जाएगा। हम जहां शुरू हुए थे, मतलब आजाद होने से पहले ही, मतलब जस्ट आजाद हुए उसके कुछ ही दिन बाद फिर गुलाम होने की स्थिति आ जाएगी। दूसरी बात, समाजवाद क्यों नहीं चुन सकते थे? हम समाजवाद इसलिए भी नहीं चुन सकते थे बिकॉज वी डोंट हैव मनी। हमारे पास पैसा ही नहीं है कि अगर हम समाजवाद को लेकर के चलते तो हमें क्या करना पड़ता, बहुत बड़े पैमाने पर पैसे को खर्च करना पड़ता, जो कि हमारे पास था नहीं। अब हमें तब उस कंडीशन में हमें चाहिए पैसा, और पैसा आएगा कहाँ से? पैसा कहीं से कोई देश दे दे। आपको मैं बताऊं, रूस हमसे ऑफर भी देता है। रूस हमसे कहता है ऐसी बात है, एक काम कर लीजिए, मैं आपको पैसा दे रहा हूं, आइए आप हमारे ग्रुप में शामिल हो जाइए। मतलब जब वर्ल्ड वॉर सेकंड जब खत्म हुआ तो दुनिया के देश तो यही चाहेंगे ना कि जो दो पार्ट में बढ़ गए थे, एक पूंजीवाद विचारधारा के, एक समाजवाद विचारधारा के, तो वो तो चाहेंगे ना कि हमारे कैटेगरी में लोग ज्यादा जुड़े। अमेरिका कह रहा है भैया भारत अब नए नए आजाद हुए हो, हमारे साथ आओ जुड़ जाओ, हमारे साथ आओ जुड़ जाओ। भारत ने कहा कि देखते हैं, समझते हैं। और एक बात बताओ, अगर हम समाजवाद को लेकर के चलते तो अंग्रेज ये नाराज ना होता, अमेरिका नाराज ना होता जो पूंजीवाद को प्रेजेंट कर रहा था? अगर हम पूंजीवाद को प्रेजेंट करते तो ये नाराज ना होता। तो हमने क्या किया, हम हमेशा बीच का रास्ता अपनाते हैं। और क्या डिसाइड करते हैं, वी आर गोइंग टू चूज मिक्स्ड इकोनॉमी। हम दोनों को ही बहुत सामंजस्य बैठा करके लेकर के आगे चलेंगे। दैट इज वाई वी जस्ट चूज इन मिक्स्ड इकोनॉमी।
हमने इसी वजह से मिश्रित अर्थव्यवस्था का चुनाव किया, क्योंकि हमको ये बात पता चल गई थी कि हम एक अर्थव्यवस्था को लेकर के चलेंगे तो इन दोनों में से किसी एक का विरोध झेलेंगे, और अगर हम दोनों को विरोध झेलना चाहते, झेलने की अगर स्थिति होती तो चलो ठीक है, किसी को लेकर के चल सकते थे। हमारी बैकएंड भी खराब थी, हमारे पास पैसे वाले लोग भी नहीं थे और हमारे पास पैसा भी नहीं था। दैट इज वाई मैंने क्या कहा, इसी वजह से हमने पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का चुनाव, मिश्रित अर्थव्यवस्था का चुनाव किया, जिसमें दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं का लगभग बराबर मिश्रण देखने को मिला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू सेटिस्फाइड विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? आपको यह बात क्लियर हुई कि क्यों हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था का चुनाव किया? समझ गए? अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, तो आप कहोगे कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, लेकिन वर्तमान में पूंजीवाद की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है। आप कैसे बताओगे भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है लेकिन अभी वर्तमान में पूंजीवाद की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है? ठीक है, ध्यान देना, भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं का तात्पर्य है, बताओ जरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? चलिए इस पर्टिकुलर प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या कह रहा है? भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं। द स्टेटमेंट इंडिया इज रिच कंट्री विच पुअर पीपल लीव, बताइए इसका मतलब क्या है? सभी साथी इस प्रश्न का जवाब दें। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए बताइए, भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं का तात्पर्य है सरकार के पास अधिक सोना है लेकिन लोग गरीब हैं, यहाँ आय की असमानताएं बड़े पैमाने पर हैं, लोग आलसी हैं तथा कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन है लेकिन उनका उचित प्रकार से दोहन नहीं हुआ। बताओ जरा, चलिए बताइए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। सभी बच्चे बताएंगे? सभी बच्चे बताएंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, पहले भारत एक समृद्धशाली देश है, इसका मतलब यही कहने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब है कि पैसा यहाँ पर चीज़ें वो चीज़ें हैं जिससे कोई देश विकास कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन हैं लेकिन उनका दोहन उचित प्रकार से अभी नहीं हुआ है। जैसे हमारा देश दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, आपको पता है हमारा देश दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। अगर मैं आपसे कह दूं हमारा देश सबसे युवा देश है तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? बताइए, इसका मतलब आप क्या समझते हैं बच्चा? चलिए बताइए। चलिए बताइए। चलिए एक सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर। देखिए आपको पता है कि किसी देश में प्राकृतिक संसाधन अगर हों और वहाँ पर उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए लोग उपलब्ध हों तो आप आसानी से कह सकते हो कि वो देश बड़ी तेज़ी से विकास कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल 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 यही कहने का मतलब है कि जिस देश में युवा ज़्यादा हैं इसका मतलब है कि उस देश में कार्यशील जनसंख्या बहुत अच्छी है, उस देश के लोगों के पास अगर काम हो तो वो बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं। हमारे देश में युवा नहीं है। आज देखो हमारे देश के 90% युवा कहाँ हैं? जाओ इंस्टाग्राम खोजो, देखो डाउनलोड कितना है, जाके गूगल पे अभी देखो कि इंस्टाग्राम डाउनलोड कितना किया गया है। आपको लगता है कि वहाँ पर वृद्ध महिलाएं और वृद्ध पुरुष उसको यूज़ कर रहे हैं? अब थोड़ा सा जनरेशन चेंज हो रहा है, लोग यूज़ करने लगे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो जनसंख्या वो कौन से एज की है? 18 से 35 के बीच की। 18 से 35 के बीच के ही लोग ज़्यादातर इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा कार्यशील जनसंख्या होती है, सबसे मजबूत कार्यशील जनसंख्या होती है, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा है, लेकिन हम उस तरीके से प्रोडक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन बहुत पर्याप्त मात्रा में है, हमारे पास प्राकृतिक संसाधन देखा जाए तो बहुत पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन
कई जगहों पर हमें देखने को मिलता है कि हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। हम देखिए ना हमारे देश में एमपी देखिए, एमपी के पास कितना नदियां हैं। बिहार देखिए, बिहार के पास किस प्रकार के संसाधन की कमी है, बस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी सी कमी है, बाकी प्राकृतिक संसाधन भरपूर है हमारे देश के अंदर। उत्तर प्रदेश देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है यहाँ पर। झारखंड देखिए, प्राकृतिक संसाधन, तमाम प्रकार के खाने हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें। तो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन भरपूर है, उनका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। दैट इज वाई हम कहते हैं कि भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं। डन है, क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। हाँ, एक बात और बता दें, यहाँ की आय की असमानताएं बड़े पैमाने पर हैं, ये भी आंसर हो सकता है। यहाँ पर आंसर ये भी हो सकता है कि सर आय की असमानताएं बड़े पैमाने पर हैं, ये भी तो तकनीकी आंसर है, बिल्कुल आंसर है। लेकिन बेस्ट आंसर इसके साथ हम ये देखेंगे कि हमारे यहाँ उचित दोहन नहीं हुआ है। हमारे यहाँ उचित दोहन नहीं, हमारे देश में आय की असमानताएं हैं। अब चूंकि हमारे देश में आय की असमानताओं का मेजरमेंट का जो तरीका है वो गरीबी के मेजरमेंट का तरीका नहीं है, दैट इज वाई वी कैन नॉट गो विद दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सर्वाधिक योगदान है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? माय डियर फ्रेंड्स, बताओ जरा, इस प्रश्न का जवाब दो। क्या कह रहा है ये प्रश्न? क्या कह रहा है सभी साथी, बताओ क्या कह रहा है ये प्रश्न? सभी साथी बताएं। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद का में सर्वाधिक योगदान देता है? देखिए, अगर हम भारत में जीडीपी में योगदान की बात करें, जीडीपी में योगदान की बात करें, तो जो 2022-23 के अनुसार हम योगदान देखते हैं, प्राथमिक कहां से होगा यार? प्राथमिक कहां से होगा? ये क्या पूछ रहा है प्रश्न? देखो, प्राथमिक कहां से हो जाएगा? एक बात देखो, भारत में जीडीपी में योगदान की बात करें तो हम टर्शियरी सेक्टर को सबसे ज्यादा देखते हैं। टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा क्या योगदान देती है? तृतीयक क्षेत्र हमें अपने देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान कितना योगदान देते हैं? ध्यान से देखिएगा कितना योगदान देखने को मिलता है। तो आप बताओगे सर नियर बाई लगभग अगर देखें तो हम कह सकते हैं 48 to 50%। यानी हमारे देश की जीडीपी में कितना परसेंट लोग टर्शियरी, कितना परसेंट जीडीपी में हिस्सेदारी है? तो 48 से 50%। कितनी बड़ी बात है पता है? ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश की न्यूनतम जनसंख्या सर्विस सेक्टर में काम करती है, यानी तृतीय क्षेत्र में काम करती है। इन स्पाइट ऑफ इट हमारे देश का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, 48 से 50% आपको क्या देखने को मिलता है? हमारे देश में जीडीपी की हिस्सेदारी देखने को मिलती है। जनविजय द्विवेदी जी नमस्कार साथी, बहुत दिन बाद आपको देखने को हम भी आपको देख पा रहे हैं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम क्या देखते हैं बच्चा? गौर कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, जीडीपी में योगदान की बात जब करते हैं तो 48 से 50%। उसके बाद अगर हम, ये तो पहले स्थान पर हो गया, दूसरे स्थान पर कौन है? द्वितीयक क्षेत्र। तीसरे स्थान पर कौन है? तीसरे स्थान पर आपका प्राथमिक क्षेत्र हमारे देश की जीडीपी में सबसे कम हिस्सेदारी, मतलब सबसे कम क्या करता है जीडीपी में क्या करता है? अपना सहयोग करता है। अब आप जैसे एक प्रश्न प्राथमिक और तृतीयक को लेकर के हमारे पेपर में प्रायः बनता रहता है। क्या बनता रहता है हमारे पेपर में? प्राथमिक क्षेत्र जो है, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में कितनी कार्यशील जनसंख्या है? एक प्रश्न बनता है प्राथमिक क्षेत्र में
जो सबसे ज्यादा, ध्यान दीजिएगा सुनील कुमार जी नमस्कार, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या जो है हमारे भारत के अंदर सर्वाधिक है। और आपको एक बात बड़ी हैरानी की बात है कि हमारे देश में जो कार्यशील जनसंख्या है, देखो ये जो है ये जीडीपी की हिस्सेदारी है, ये जीडीपी की हिस्सेदारी है, लेकिन हम अगर आपसे कहें कि जनसंख्या कितनी काम करती है, किस सबसे ज्यादा कहां पर काम करती है, तो आप बताएंगे सर लगभग 50 से 52%, इवन आप 50% मोटा मोटा कहिए, 50% आबादी हमारे देश की जनसंख्या का कहां पर काम करता है, 50 से 52, एक्चुअली 53% एग्जैक्टली नहीं है, 52 के इर्द गिर्द है, हम मोटा मोटा कह रहे हैं 50, चलो हम कह दे रहे हैं 52, ठीक है। 52% आबादी क्या है पता है आपको, हमारे देश की प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहा है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषिगत क्षेत्र, एग्रीकल्चर, मुर्गी पालन, मछली पालन, खेती बाड़ी, ये दुनिया भर की चीजों में काम कर रही है। बट प्रोडक्शन अल्टीमेटली कहां सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा यहां देखने को मिल रहा है, जहां पर देश की आबादी का सिर्फ और सिर्फ 15 से 18% लोग काम करते हैं। 15 से 18% लोग यहां पर काम करते हैं प्राइमरी टर्शियरी सेक्टर में, लेकिन प्रोडक्शन कितना है, देश की जीडीपी में हिस्सेदारी इनकी कितनी है, 50% के इर्द गिर्द है। और हमारे देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन यहां काम करती है, लेकिन इनका जीडीपी में जो हिस्सेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ 19% है। कितना परसेंट है, सिर्फ 19% है। और ये कितनी विडंबना है, कितनी बड़ी विडंबना है, डू यू नो। ध्यान से देखना, कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे देश की 19% मतलब आबादी, सॉरी 19% जीडीपी 52% लोगों के द्वारा लाया जा रहा है, और एक जगह 15 से 18% लोग काम करके देश की 50% जीडीपी लेकर के आ रहे हैं। मतलब ये ट्रेजेडी नहीं है किसी देश के लिए, हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी ऐसे जगह पर काम कर रही है जहां पर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है, समझ पा रहे हो बच्चा। चलो, तो अब आपसे जब कोई पूछे तो आप पूरा एक्सप्लेन कर लोगे कि कौन सा जीडीपी में किसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। तृतीय क्षेत्र की, हाँ, व्हाइट कॉलर जॉब, रेड कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, अलग अलग तरीके। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं आपसे ये कहूं कि अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, अर्थव्यवस्था के, या फिर आप ये बताइए क्षेत्रक के अनुसार अर्थव्यवस्था के प्रकार, क्षेत्रक के अनुसार अर्थव्यवस्था के प्रकार, क्षेत्रक के अनुसार अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं बताइए जरा। तो जब मैं आपसे कहूं कि भाई क्षेत्रक के अनुसार, आप सभी जानते हैं कि सर ये पहले 3 थे, प्राथमिक, द्वितीयक, तीसरा तृतीयक। मेरे प्यारे साथियों गौर कीजिएगा, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 3 प्रकार की स्थिति है, आपको कहीं कहीं चतुर्थ और पंचम भी दिखेगा, चतुर्थ प्रकार की अर्थव्यवस्था और पंचम प्रकार की अर्थव्यवस्था भी देखने को मिलेगी, पंचम प्रकार की अर्थव्यवस्था भी देखने को मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों गौर करो कि ये क्या है, ये 2 आपको कुछ किताबों में देखने को मिलता है, कुछ किताबों में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन आप कभी भी 5 प्रकार के क्षेत्र नहीं बताओगे। अब आप कहोगे सर 5 प्रकार के क्यों नहीं बताऊंगा, हाँ जन्मेजय जी, अभी देखिए 3 दिन क्लास लूंगा, 3 दिन मेरी और भी क्लासेस अलग अलग जगह पर होती हैं, अगर आप YouTube पर मुझे खोजेंगे तो मिल जाऊंगा। अब बस यही नहीं, और भी जगहों पर मेरी क्लासेस होती हैं। सर ने कई दिनों से हमसे कह रखा था, हम नहीं ले पा रहे थे क्लास, समय नहीं होने की वजह से, ठीक है। आज से आपकी क्लासेस, हाँ, यहाँ पर मतलब 3 दिन चलेगी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मैं कोशिश करूँगा कि चले। और चूँकि अभी मेरा कुछ घर में काम है, तो हो सकता है कि मैं 22 तारीख को जाऊं, तो उसके बाद जब आऊँगा 26 से फिर रेगुलर ही 7 से 8 में सोच रहा हूँ कि लगातार पेपर तक आपका चला दूं, ताकि क्या हो जाए, आपका रिवीजन एक बार पूरी तरह
पूरा मैपिंग हो जाए इकोनॉमी का, ठीक है बच्चा, पीसीएस से पहले, ठीक है। अच्छा देखो, ये प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया, तृतीयक। अच्छा एक बात बताओ, हम जब किताबों में 5 प्रकार की अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो इस हमें क्यों आपसे ये बात कह रहे हैं कि आप 5 प्रकार की अर्थव्यवस्था नहीं बोलोगे? ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? जैसे इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई एक बात बताइए कि कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं, तो आप गलती से अगर बता दिए कि 5 क्षेत्र, तो आपको तुरंत ये कहेगा कि भाई आप तकनीकी रूप से नहीं सोचते हैं क्या। पूछे क्यों ऐसा कह सकता है? क्योंकि आज भी हमारे देश में जो जीडीपी की हिस्सेदारी है सिर्फ इन्हीं 3 में मेजर की जाती है, इनमें नहीं की जाती। यद्यपि चतुर्थ और पंचम आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि मेंस राइटिंग में आपको इसको लिखना पड़ सकता है, लेकिन जब भी इंटरव्यू या फिर कभी भी प्रीलिमिनरी एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न बने तो आपको कभी भी 5 प्रकार की अर्थव्यवस्था नहीं लिखनी है। कितनी ही बोलना है, कितनी बोलनी है? 3 बोलनी है। कारण ये कि हमारे देश में जीडीपी का अभी तक मेजरमेंट सिर्फ इन्हीं तीनों के माध्यम में से किया जाता है, और ये जो चतुर्थ और पंचम है वो तृतीयक के पार्ट हैं। जिनको हम चतुर्थ और पंचम अलग से कहते हैं वो तृतीयक के पार्ट हैं, ठीक है बच्चा। तो ये एक बहुत बेसिक सा टर्म है, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, पार्ट है, जिसको आप एकदम क्लियरली समझिएगा, एकदम क्लियरली सभी साथी समझिएगा। चलिए देखिए, अच्छा कमेंट करके सभी बताइए कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम को किस कॉलर के जॉब कहे जाते हैं? सभी किस कॉलर के नाम से जॉब जाने जाते हैं? कि प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को रेड कॉलर कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ब्लू कॉलर कहते हैं, तृतीय क्षेत्र में वाइट कॉलर कहते हैं, चतुर्थ क्षेत्र में पिंक कॉलर कहा जाता है, और पंचम क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को गोल्डन कॉलर जॉब कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ध्यान देना। तो ये अलग अलग टर्म्स हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? आप बताओगे सर इसका टर्शियरी सेक्टर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं हम लोग, आगे बढ़ जाएं। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहा है बच्चा। चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, जवाब दे लेंगे, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी साथी देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी? डिक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, प्रोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, इंक्रीज इन हैवी इंडस्ट्रीज एंड वेज गुड्स, बैलेंस पॉपुलेशन प्रेशर। मेरे प्यारे साथियों बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा? सभी साथी इस प्रश्न का जवाब दें, सभी साथी इस प्रश्न का जवाब दें। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सभी साथी जवाब दीजिएगा। क्या होगा इसका आंसर? सभी साथी ध्यान से देख लीजिए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी बताएं। चलिए इस प्रश्न का जवाब, प्रति व्यक्ति आय में कमी, कृषि की प्रमुखता, भारी उद्योग तथा मजदूरी माल में संतुलन, जनसंख्या का दबाव। सभी साथी बताएं, सभी साथी। मनोज कुमार सैनी जी, अच्छा आपने पढ़ी है। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए और आज के हम सेशन को यहीं पर क्लोज करेंगे, ठीक है। चलिए बताइए, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? प्रति व्यक्ति आय में कमी, कृषि की प्रमुखता, भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन, जनसंख्या का दबाव। बताओ जरा, तो बताओ सब। बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सुनील जी। चलिए बताइए। चलिए क्या होगा जवाब, क्या होगा जवाब? सभी साथी बताएं। सभी साथी जल्दी से बता दीजिए तो फिर हम आगे बढ़ जाएं, जल्दी से। प्रश्न अच्छा है, ऐसे हल्के में मत लीजिएगा। क्या कह रहा है? अर्थव्यवस्था, व्यक्ति, प्रति व्यक्ति आय में कमी, कृषि की प्रमुखता, भारी उद्योग में जनसंख्या के दबाव। अच्छा एक बात बताओ, हमारे देश में कृषि की प्रमुखता है क्या? देश की जीडीपी में कृषि की प्रमुखता देखने को मिलती है क्या? ठीक है, चलिए देश देश की
देश की इकोनॉमी में कृषि की प्रमुखता दिखती है क्या? हाँ, हम कृषि प्रधान देश हैं, लेकिन हमारे देश में जीडीपी की हिस्सेदारी कितनी है बताओ जरा? अभी मैंने जस्ट बताया न्यूनतम है। तो आप इसको इस तरीके से प्रश्न को आपको आगे देखने को मिलेगा। चलिए आज हम इतना ही करते हैं। ढेर सारा प्यार, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, नमस्कार।